नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज बात हम महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति से एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। एकनाथ शिंदे एक एक करके वो सारे प्रतीक हथियाए जा रहे हैं जो बाला साहब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की पहचान रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की हो ही गई। जो निशान था पार्टी का, तीर कमान, वो भी उनका हो गया। कल विधान भवन में उन्होंने शिवसेना को अलॉट किया गया ऑफिस भी अपने कब्जे में ले लिया और आज संसद में जो शिवसेना पार्टी का कार्यालय था वो भी आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे के गुट को, यानी अब जो शिवसेना है, उसको दे दिया गया है। इसके अलावा पार्टी का करोड़ों रुपया का फंड, पार्टी के दफ्तर, मुंबई में ही सैकड़ों दफ्तर है, महाराष्ट्र में सोचिए कितने होंगे, पार्टी के नाम से खरीदी गई तमाम प्रॉपर्टियां, इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारी, सारे पद, पार्टी का मुखपत्र सामना, ये सब कुछ भी अब एकनाथ शिंदे के अधिकार में आ सकता है क्योंकि अब असल शिवसेना के नेता वो हैं। अब से थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे ने अपने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसमें कई बड़े उलटफेर हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के लॉयलिस्ट अब साइडलाइन किए जा सकते हैं और शिंदे गुट के लोगों को ड्राइविंग सीट पर बैठाने का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग का फैसला उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे शिवसेना पहले भी टूटी है, नारायण राणे अलग हुए थे, राज ठाकरे अलग हुए थे, लेकिन नाम और निशान कभी नहीं गया। उद्धव के नाम के साथ जुड़ा ठाकरे टाइटल हर बार उन्हें बचाता रहा और इस बार भी वो उसी के सहारे हैं। अब इस सरनेम के सहारे वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। पहले उन्होंने अमित शाह पर निशाना लगाया, मोगेम्बो कहा, और अब चुनाव प्रणाली पर, चुनाव आयोग को लेकर वो हमलावर हैं। वो तो कह रहे हैं कि देश के अंदर अब लोकतंत्र ही खतरे में आ गया है और सारे विपक्षी दल खतरे में हैं। जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है 2024 देश का आखिरी चुनाव साबित हो, यानी बाद में चुनाव ही ना कराए जाएं। बहरहाल हम बात करेंगे उनके वादों की, उनके इन दावों की, आरोपों की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो रही है उद्धव ठाकरे की याचिका पर। उद्धव ठाकरे अपना नाम निशान बचा पाएंगे, क्या पार्टी की संपत्तियां और पद भी बचा पाएंगे? कुरुक्षेत्र में करेंगे इन्हीं पर बात। एक छोटी सी रिपोर्ट। पार्टी का नाम, धनुष बाण का निशान, विधानमंडल का ऑफिस, संसद भवन का शिवसेना कार्यालय, यह सब कुछ तो छीन गया उद्धव ठाकरे से। ठाकरे टाइटल के अलावा अब उद्धव के पास कुछ बचता दिखाई नहीं देता। सवाल यह है कि अब आगे क्या होने वाला है, उद्धव ठाकरे आगे क्या करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, पार्टी का सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। इसके बाद एक एक करके और चीजें भी उद्धव गुट से शिंदे गुट के पास चली गईं। उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जिसको कहा जाता है वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग कहाँ का? इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो इसके पहले भी ईवीएम वगैरह सारी चीजों पर हमने हमारी आशंका जताई थी, आज भी सारे लोग जता रहे हैं और मैं तो मानता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जो भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। चुनाव आयोग बर्खास्त करके ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। उद्धव गुट के संजय राउत तो साफ साफ कह चुके हैं कि चुनाव आयोग ने अन्याय कर दिया। संजय राउत ने कहा है कि आजकल जांच एजेंसियां फैसले कैसे कर रही हैं, ये सबको पता है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है मैं उसे न्याय नहीं कहता। ये न्याय नहीं है, निर्णय है। निर्णय आजकल इस देश में चाहे न्यायालय हो, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, निर्णय कैसे आते हैं, किसके दबाव में आते हैं, ये सबको मालूम है। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा है।
चुनाव आयोग को निशाने पर लेने के अलावा उद्धव सरकार से भी सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक जो हमारे साथ हुआ वो कल किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है। की आज ही परिस्थिती त्यांनी शिवसेनेवर लादण्याचा प्रयत्न केलाय, ही परिस्थिती उद्या देशातल्या कोणत्याही पक्षावरती ते आणू शकतात आणि आत्ताच जर का याचा मुकाबला केला गेला नाही तर कदाचित येत्या 2024च्या लोकसभेची जी निवडणूक आहे ती आपल्या देशातली शेवटची निवडणूक ठरू शकेल, कारण त्याच्यानंतर हुकुमशाहीचा नंदानाच सुरू होऊ शकतो। उद्धव के आरोपों के बाद अब सवाल यही उठता है कि क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है? क्या जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं? जो महाराष्ट्र में उद्धव के साथ हो रहा है, क्या वो देश में किसी और विपक्षी पार्टी के साथ हो सकता है? स्वागत करते हैं सीधे मेहमानों का। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है जी आपका। चरण सिंह सांपला जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। साहब स्वागत है आपका। आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से, यानी जो उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी है उससे। आनंद जी स्वागत है आपका। शिवसेना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल लोंढे साहब। राहुल जी स्वागत है आपका भी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर सूर्यवंशी जी, महाराष्ट्र के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। कोई ही खबर होती होगी जो उनसे शायद छूटती हो। सुधीर जी स्वागत है आपका। और साथ ही डीके दुबे साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अब जितनी कहानी आपको बता चुके हैं उससे आगे की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। अब सबसे बड़ा सवाल आनंद दुबे साहब ये है कि चुनाव आयोग ने जिस बेसिस पर, जिन बिनाह पर शिवसेना नाम और शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे साहब को दिया, आपको क्या उम्मीद है और क्यों उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें परिवर्तन करेगा? सौरभ भाई नमस्कार। देखिए, शिवसेना का जो नाम और शिवसेना का जो सिंबल, जिस आधार पर आदरणीय कहूंगा चुनाव आयोग को उन्होंने हमसे छीना है, उस पे बहुत बहुत बड़ा एक टेक्निकल में आपको फॉल्ट बताता हूं चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग में जब ये मामला गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों तरफ से पक्ष यहां पर आए और अपनी अपनी जो उनके पास डेटा है, जो संगठन को लेकर, उनकी इंटरनल संविधान को लेकर और चुने हुए प्रतिनिधियों की लिस्ट से लेकर सब हमारे पास लाए। ट्रक भर भर के शपथ पत्र और प्रतिज्ञा पत्र हमने दिल्ली पहुंचाए हैं चुनाव आयोग के सामने। चुनाव आयोग ने सबको देखा, सब पर बहस हुई, सब पर चर्चा चल रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, हमने चुनाव आयोग को भी कहा कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चुनाव आयोग इस पर कोई निर्णय, कोई फैसला न ले। और हम ये नहीं कहते कि हमें शिवसेना नाम दे दो, हमें नहीं कहते उन्हें शिवसेना नाम दे दो, तब तक किसी के पक्ष में फैसला मत दो, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया लंबी चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पहले चुनाव आयोग ने एक एक्सरसाइज करवाई कि आप इस शपथ पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, आपके कार्यकर्ता, संगठन, सबकी ब्यौरा दीजिए। जब वो दे दिया तो उन्होंने आधार किस चीज को बनाया कि चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा हैं, उनको दिए गए वोट की जनसंख्या ज्यादा है, इसके लिए हम एक। मैं एक्चुअली ये बात समझना भी चाहता हूं और दर्शक भी समझना चाहते होंगे। देखिए मामला थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसलिए सीनियर मेहमान है, आपको बेहतर समझा पाएंगे। पार्टी किसकी है ये तय करने के लिए बड़ी लंबी एक्सरसाइज होती है, जैसा बता रहे हैं दुबे जी। उनसे मांगा चुनाव आयोग ने, आपकी पार्टी बताई कितने मेंबर हैं जो उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानते हैं, पार्टी इकाई में कौन कौन से पदाधिकारी हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि हमने लाखों लोगों के नाम और लाखों एफिडेविट दिए थे। ऐसा ही ठीक एकनाथ शिंदे जी ने भी किया होगा। अब इस चुनाव आयोग ने इस पर यह कहा कि इससे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा ये इनकंक्लूसिव था, ये दावा दोनों ही पक्ष साबित नहीं कर पाए, इसलिए हमने संख्या बल विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में किसका ज्यादा है उस आधार पर फैसला किया। यही सौरभ भाई, यही प्रश्न चिन्ह लगता है कि यदि आपका मापदंड चुने हुए प्रतिनिधि ही हैं, तो आपने ये चुनाव आयोग बनाया किस लिए है? तो पार्टी के अध्यक्ष, महासचिव, खजांची, एग्जीक्यूटिव मेंबर, उनके बहुत सारी कार्यकारिणी, शाखा प्रमुख, गठ प्रमुख, विभाग प्रमुख, ये लोग कौन है फिर? तो अब आपको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम चुनाव आयोग के आदेश पर कल रोक तो लगाएगा? एक मिनट, एक तो हमें पूरी उम्मीद है। और आपके अभी रिपोर्ट में सुन रहा था कि ऑफिस पर कब्जा कर रहे हैं। मुझे तो दुर्भाग्य होता है तब कि जब इनको वापस चुनाव आयोग को ये सब सरेंडर करना पड़ेगा, तब इन्हें कितना दुख होगा। और ये जल्दबाजी क्यों? जब चुनाव आयोग को हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, तब आपके जो शिंदे जी हैं, चलिए मैंने कहा ना आगे की बात करेंगे। आज दुबे साहब, अब चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया वो दिया, आप सुप्रीम कोर्ट गए, अब तो कल का इंतजार है ना, कल क्या हो सकता है हम उस पर बात कर रहे हैं।
ये बात सही है कि विधान भवन के अंदर जो शिवसेना का ऑफिस हुआ करता था उसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप के लोग रहते थे, अब वहां पर एकनाथ शिंदे जो अब ओरिजिनल शिवसेना बन गई है उनका कब्जा हो गया। ऐसे ही संसद में हुआ है। अभी हमारे साथ राहुल जी हैं। दुबे साहब ये कह रहे हैं राहुल जी कि जिन जिन दफ्तरों पर आप लोग अभी कब्जा कर रहे हैं ये सारे ससम्मान वापस लौटाने पड़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। दुबे जी बहुत बड़े ज्योतिष, वो पंचांग देख रहे हैं या कौन सा ज्योतिष देख के बता रहे हैं कि कल वापस करना पड़ेगा। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चालू है वो 8-10 याचिका है, पिटिशंस है, मतलब योग्य अयोग्य जो 16 आमदार है, विधायक है, उनके ऊपर है, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर है, राज्यपाल के निर्णय के ऊपर है। लेकिन निर्वाचन आयोग भी एक स्वायत्त संस्था है। उन्होंने अगर पार्टी का डिसीजन दिया है, उन्होंने अगर धनुष्यबाण का डिसीजन दिया है, वो फैसला एकनाथ शिंदे के बाजू में सुना है, तो इसमें जल्दबाजी कहां से है? वो हमारा अधिकार है। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि जो चुनाव जो शिवसेना पार्टी का जो फंड है वो फंड पे भी कल अधिकार बोलेंगे। देखिए एकनाथ शिंदे साहब ने स्पष्ट किया है कि हमें शिवसेना पार्टी जो उद्धव ठाकरे जब शिवसेना प्रमुख थे, शिवसेना पक्ष प्रमुख थे, जो पार्टी का फंड था हमें वो नहीं चाहिए। हमें बाला साहब के विचार मिले, बाला साहब की पार्टी मिली है। बाला साहब जो धनुष्यबाण जिसकी पूजा करते थे, जो धनुष्यबाण पिछले 2.5 साल दोनों कांग्रेस के पास उद्धव ठाकरे ने गिरवी रखा था, वो धनुष्यबाण। तो राहुल जी ये बताइए, जो जानकारी सार्वजनिक तौर पर पता चल रही है कि लगभग 200 करोड़ की संपत्ति शिवसेना के पास है, उसमें 82 बड़े दफ्तर पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में अकेले 280 छोटे छोटे दफ्तर हैं, इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जिसमें मुखपत्र सामना भी आता है, शिवसेना का मुख्य कार्यालय शिवसेना भवन है, इस सब पर आपका कोई दावा नहीं है? शिवसेना भवन पे दावा नहीं है हमारा, वो 200 करोड़ के फंड के ऊपर भी दावा नहीं है। एकनाथ शिंदे बांटने वाले, एकनाथ शिंदे लेने वाले नहीं है। ये दुबे साहब भी एक्सेप्ट करते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब ने पिछले 25 साल में 20 साल के पार्टी के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। और आज भी एकनाथ शिंदे साहब ने वही स्पष्ट किया है, मुख्यमंत्री या शिवसेना कार्यकर्ता की हैसियत से हमें बाला साहब के विचार मिले, वही हमारी वैचारिक संपत्ति हमको मिली है। बाला साहब के विचार सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छा चलिए ठीक, ठीक है। अब जरा इस मामले में हमारे दो तो नेशनल पार्टीज के मेहमान हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो आपको तकनीकी रूप से समझाएंगे, और साथ ही वहां राजनीति क्या चल रही है सुधीर जी आपको बताएंगे। मैं एक बार जरा जाना चाहता हूं अब सैयद जफर इस्लाम साहब के पास। देखें, अमित शाह जी को तो शायद नाम तो नहीं लिया, इशारा उन्हीं की ओर था। उद्धव ठाकरे साहब ने कहा मोगेम्बो आज बहुत खुश होगा, आज पार्टी का नाम ले लिया, पार्टी का निशान छीन लिया। और चुनाव आयोग के बारे में उनका कहना है कि इसको बंद कर देना चाहिए। ये चुनाव आयोग जो किसी की सुनकर के केवल उनके हक के फैसले देता है, इसको बंद कर दो, या फिर इसके अंदर चुनाव कराओ, या जैसे जजों का चुनाव होता है कोलिजियम बना करके, ऐसे चुनाव आयोग चुने जाने चाहिए, नहीं तो ये एक ही की डफली बजाते रहेंगे। देखिए, कहते हैं पद का मोह नहीं था, अब पद जब उनके पास से चला गया है तो कितना मोह है वो दिखता है, वो साफ दिखता है। इसकी सारी झूठी बातें थी। उनका पहले ही से ऐसा इरादा था कि जब हमारे और उस वक्त के शिवसेना के साथ एक साथ जब अलायंस के साथ हम लड़े थे, पीछे से इन्होंने जो बैक स्टैबिंग किया वो पहले से प्लान था। आज उसका भुगतान उनको करना पड़ रहा है। बोलते हैं ना हिंदी में जस करनी तस भोग, तो उन्होंने जो करनी की थी उसका भोग उनको अभी मिल रहा है। उनका पूरा प्लानिंग था शरद पवार जी से और कांग्रेस के पार्टी के लोगों से कि रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम इस तरह की रचना जो है रचाएंगे और हम जो है अपने सीएम बन जाएंगे। आज उनको सीएम की गद्दी से हटाया नहीं गया, उनको निकाल दिया गया सीएम गद्दी से, उनको उतार दिया गया उनके अपनी करनी की वजह से। वरना वो 2.5 साल रह सकते थे हमारे साथ, अभी वो शिवसेना के लीडर होते हुए चीफ मिनिस्टर रह सकते थे। अब आज जो है सुप्रीम कोर्ट में कल क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का भी उसके बारे में कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, उसमें वहाँ पर जो है अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया है, उससे जो बौखलाहट है, इलेक्शन कमीशन ने देखा कि दस्तावेज जो दिए हैं वो शायद इसी पर तो उनका एतराज है जफर इस्लाम साहब। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग ने तो वो लिख दिया जो कलम हाथ में पकड़ा के किसी ने कह दिया। ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग ने टाइम लिया, पूरा टाइम दिया इनको दस्तावेज पेश करने के लिए। जब ये फेल हो गए पूरी तरह से, तो जो चुनाव आयोग के पास जो दस्तावेज थे
जो उधर से मिला था शिंदे जी की तरफ से, जो उद्धव जी की तरफ से मिला था, और जो आंकड़े सामने आपके सामने थे, सबको देखते हुए सोच समझ के जो सही फैसला था इलेक्शन कमीशन ने किया। अब इलेक्शन कमीशन ने जब उनसे उनकी जो जो आइडेंटिटी वो छीन ली, उन्होंने नहीं, मतलब सारे लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर ही उनके अलग हो गए, तो जाहिर है वो उनसे छुट जाएगा। नहीं ठीक, नहीं देखिए इल्जाम ये है, मैं समझ रहा हूँ कि जब वो इल्जाम ऐसा इस पर क्या ही बोला जाए, उनका कहना ये है कि वो कहते हैं आपने वादा खिलाफी की 19 के चुनाव के बाद। वादा था उनको मुख्यमंत्री बनाने का, उद्धव ठाकरे को, आपने वादा खिलाफी नहीं, की। ऐसा नहीं। फिर आपने 2000 करोड़ रुपए दे करके उनके एमएलए खरीदे, 2000 करोड़ रुपए दे करके सरकार पलटाई। सरकार पलटने के बाद पहले पद छीना और अब तो घर में घुस गए उनके, यानी पार्टी में घुस गए, पार्टी का नाम ले लिया, निशान ले लिया, और ये सब आपने केंद्र ने, बीजेपी ने चुनाव आयोग पर दबाव डाल के करवाया, ये इल्जाम है। ऐसा बिल्कुल कोई दबाव नहीं, सब सिद्धांतों के बेसिस पे हुआ है, सब रूल्स के बेसिस पे हुआ है, गाइडलाइंस के बेसिस पे हुआ है। ठीक है, आपकी बात पर एक मिनट आनंद दुबे कुछ कह रहे हैं, फिर सापरा साहब के पास जाता हूं। आनंद जी बोलिए। इसी फैसला कर लेते। जफर साहब बहुत ही अनुभवी नेता है, हमारे बड़े भाई हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। किया तो हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने है, जिन्होंने एक निजी चैनल पे दिए गए अपने बयान में कहा कि हाँ, हमने बदला लिया है, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों से उद्धव ठाकरे जी ने जो हमसे, हमारे साथ जो व्यवहार किया था, उसका बदला हमने लिया है। और चीख के 3 बार कहा कि हमने बदला लिया है। तो जफर भाई, आप बदला नहीं लिया, आप बहुत सज्जन पॉलिटिशियन है, लेकिन अब क्या करें, कुछ लोग बदला लेने के लिए बदला तो समझ में आता है भी, आपके साथी विधायक उधर चले गए, आपकी सरकार गिर गई, उनका बदला पूरा हो गया, ये तो समझ में आता है। आरोप तो लेकिन आप जो लगा रहे हैं, आप देश के चुनाव आयोग के ऊपर, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो दबाव में काम करती है। आप कह रहे हैं कि वो एक सल्तनत चला रही है, एक सुल्तान की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग, और भंग कर दो इसको। ऐसा तो हमने नहीं सुना कभी उसका कारण कोई कितने चुनाव हार गया हो, सरकार चली गई हो, किसी ने चुनाव आयोग के लिए ये शब्द नहीं बोले। उसका कारण है जब कोई एक दल किसी पार्टी से निकलकर जाता है तो उसको एक नया चुनाव चिन्ह और एक नई पार्टी का नाम दिया जाता है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि यदि कोई दल निकला है, छोटा सा दल निकला है एक टूटकर, उसको ही पार्टी दे दिए, और जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपने खून पसीने से, जिसमें खुद शिंदे जी भी हैं, जो बी फॉर्म उद्धव ठाकरे जी ने साइन किया था, उसी सिंबल पे वो चुन के आए हैं, और वो कह रहे हैं ये पार्टी ही मेरी है, उद्धव ठाकरे जी इसमें कुछ नहीं है, वो लाखों शिवसैनिक, हम जैसे शिवसैनिक कुछ नहीं है। तो ये चर्चा का विषय है, और ये चलिए अच्छा ठीक है, सापरा साहब, जो अभी महाविकास अघाड़ी अभी है या नहीं, आज पहले जो थी उसमें आप साथी हैं उद्धव ठाकरे साहब के, वो ये कहें कि चुनाव आयोग बंद कर दो, चुनाव आयोग ने ऐसा काम किया है। संजय राउत साहब ये कहें कि देश में लोकतंत्र अब बाकी ही नहीं। अभी तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे 24 के बाद खत्म होगा, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि आज ही खत्म हो गया, डेमोक्रेसी इज डेड, भारत में नहीं है लोकतंत्र अब। तो पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप भी चुनाव आयोग की भूमिका को ऐसी ही नजरों से देखते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि पिछले 8-9 वर्षों से जिस तरह से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली हो या फिर और जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, चाहे वो आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, या तमाम सारी एजेंसियां हैं, अगर इनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सभी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी, वो अपना अग्रिम संगठन करके इनको वापरते हैं, और विपक्ष को हर एक एजेंसी जो है वो टारगेट करती है ताकि विपक्ष को डराया जाए। यानी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग ये पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है। इससे पहले अगर मैं उदाहरण दूं तो 2017 के जो गोवा के चुनाव हुए थे, या मणिपुर का चुनाव हुआ, या अरुणाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, तो उसमें भी इसी तरह से हुआ था। उसके बाद कर्नाटका हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और ये महाराष्ट्र हुआ। और फिर महाराष्ट्र में तो जो शिंदे गट के एमएलए थे, उन्होंने ही कहा है 50 खोखे सब कुछ ओके, यानी 50 खोखे सब कुछ ओके। ये 50 खोखे की बात ये कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं कही है, ये तो उन्हीं के विधायकों ने कही है ये बात। और जब से हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से कि केंद्र सरकार का पूरा पुरजोर इंटरफियरेंस रहा है, चाहे वो सत्ता पलटते समय हो, यानी सत्ता पलटते समय भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। जब केस सुप्रीम कोर्ट में है, 16 विधायकों की पात्रता का विषय सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है, या फिर स्पीकर के चुनाव को चैलेंज करा हुआ है, तो आदरणीय गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब ने नई सरकार के गठन की इजाजत कैसे दे दी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज कपिल सिब्बल साहब ने वहां पर चर्चा किया है, और कल भी चर्चा होगी।
नहीं, और लेकिन इस दूसरी पर बात सरपंच यह साहब है ये कि इस पर सवाल ये भी है जल्दीबाजी में मेरा जो फिर, इलेक्शन कमीशन अगर का निर्णय आया आपका है, ऑब्जेक्शन उस इलेक्शन रोज से कमीशन शुरू को होता है जब पता पूरा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। ये विषय प्रलंबित है, 16 विधायकों की विधायक सुन पा रहे हैं जो है साबरा वो साहब? खारिज भी हो सकती है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई तो क्या इलेक्शन चलिए, कमीशन साबरा उस साहब का निर्णय फोन को वापस डिस्कनेक्टेड है, लेगी? मैं उनसे सवाल ये पूछना चाह तमाम रहा था सारी चीजें जो कि है सुप्रीम कोर्ट ये के पास वो गए हैं, ये कहा है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है उसके बाद इतनी बड़ी तब्दीली हो जाती है महाराष्ट्र के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? तो यहां पर यह प्रश्न भी उठता है कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना, नया स्पीकर का चुनाव हो जाना, सब कुछ हो गया, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। अब कब सुनवाई होने जा रही है? और यह भी सवाल है कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को सही ठहरा देता है तो क्या उद्धव ठाकरे मान लेंगे या वो देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे? मैं लाना चाहता हूं अपनी चर्चा में अब सुधीर सूर्यवंशी जी को और डी के दुबे साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सूर्यवंशी साहब, पहले आपसे समझना चाहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में जितने भी खिलाड़ी, बड़े बड़े प्लेयर हैं, आप सबको अच्छे से समझते हैं, ये बताइए क्या किस बात के कयास ज्यादा हैं, उम्मीद किस बात की ज्यादा लग रही है? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ जाएगा या मुमकिन है उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी नाम निशान वापस मिल जाए? ये बिल्कुल स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं जानता हूं, फिर भी आपकी राय चाहता हूं। देखो, जैसे आपने बताया स्पेकुलेटिव क्वेश्चन, तो स्पेकुलेटिव क्वेश्चन से मैं ज्यादा जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, टेक्निकल चीजें चल रही है। फैसला क्या आएगा उसके बारे में बता नहीं सकता, पर एक लार्जर पर्सपेक्टिव एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और लार्जर क्या चलेगा और क्या होगा। जी ठीक है, क्योंकि देखो, कोई भी राजनीति परसेप्शन पे और नैरेटिव पे चलती है। उद्धव ठाकरे के पास आज सिंबल ना हो, पार्टी का नाम ना हो, लेकिन जनता उनके साथ में है, तो जो भी कुछ छिल रहा है उसका कुछ असर गिरने वाला नहीं। इसलिए पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। परसेप्शन किस तरह के चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, भारत में चल रहा है, लोगों में क्या चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन पद पे इसका मायना रखता है, पहले इतना मायना नहीं रखता। जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस के टाइम में लोगों का क्या सोच चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बारे में मैं आपको बता पाऊं, जैसे एकनाथ शिंदे जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनको काम करने वाला सीएम जैसे उद्धव ठाकरे थे, उनका जो सेकंड हैंड कमांड एकनाथ शिंदे जी थे, वो काम करने वाला सीएम के तौर से जाने जाते। लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता है, जो लेगेसी है, जो उद्धव ठाकरे के साथ है, वो लेगेसी जैसे एकनाथ शिंदे बोलते कि उनके साथ में बाला साहब के विचार है, लेकिन सही में वो लोग वो चाहते हैं क्या, सही में लोग वो मानते हैं कि वो भी उस बात के ऊपर भी विचार करना बहुत जरूरी है। जैसे अपन ने देखा अंधेरी ईस्ट का बाई इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे भी एकनाथ शिंदे अपना उद्धव ठाकरे के पास में नया चिन्ह था, टॉर्च दिया गया था, पार्टी का नाम नया था, तभी भी बीजेपी उस टाइम पे बहुत एग्रेसिव थी इनिशियली। उसके बाद में उन्होंने उनको ग्रेसफुली एग्जिट होना पड़ा इलेक्शन में। उसके बाद में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एमएलसी के इलेक्शंस हुए, जैसे नागपुर हो, अमरावती हो, 2 गढ़ थे बीजेपी के, वहां पे बीजेपी का आदमी चुनने का 100% पॉसिबिलिटी, वहां भी बीजेपी का जो कैंडिडेट हार गए, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनकी कहीं ये नहीं थे पॉसिबिलिटी, वो जीत के आए। इसलिए आप महाराष्ट्र सुधीर जी, मतलब मैं आपकी बात का मतलब ये समझूं, उद्धव ठाकरे के लिए जो सबसे खराब फैसला हो सकता है, वर्स्ट केस, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि ये पार्टी और ये निशान जो है एकनाथ शिंदे को दिया जाता है। उसके बावजूद शिवसेना की जो ओरिजिनल लेगेसी है और लोगों के मन में शिवसेना के लिए जो जगह है, जो पॉलिटिकल स्पेस है शिवसेना की, वो उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी। एब्सोल्युटली, जैसे जिस तरीके से अंडर करंट चल रहा है, और उसके ऊपर उसको एकनाथ शिंदे कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि उनके पास भी काफी समय, 1 साल का समय, उसको काउंटर कैसे करते हैं वो भी देखने वाली चीज है। जैसे सुप्रीम अपना इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, उससे मेरे ख्याल से बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो फैन सीटर है शिवसेना अपने उद्धव ठाकरे के गुट पे जो फैन सीटर है, उनके अपने पास लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बेस है, जैसे दही हांडी होते, दही हांडी का जो बेस इंपॉर्टेंट रहता है, आदमी ऊपर चलेगा ठीक है, लेकिन उसको ऊपर जाने के लिए बेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस हिल नहीं रहा है। जैसे अपन ने देखा वर्ली में एकनाथ शिंदे साहब की रैली थी, उस रैली में एमपी कुर्सी ज्यादा थी, चेयर ज्यादा थी और लोग कम थे। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है राहुल जी आपकी बात पर जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहते होंगे। वो कह रहे हैं कि दही हांडी में जैसे ऊपर वो गोविंदा होता है, मटकी फोड़ता है, और ऊपर के लोग तो बहुत हैं एकनाथ शिंदे के पास, इस शिवसेना के पास, नीचे वो चौकड़ी जमाने वाले लोग ही नहीं है। कैसे चढ़ेंगे लोग ऊपर? कार्यकर्ता ही नहीं है, वर्कर ही नहीं है। राहुल जी का रिएक्शन इस पर लेंगे। और तकनीकी दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैटर गया है तो वो किन किन चीजों पर विचार करेंगे, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डी के दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। कुरुक्षेत्र में बात महाराष्ट्र की हो रही है, शिवसेना की हो रही है।
चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम, शिवसेना का निशान यानी धनुष बाण सब दे दिया है एकनाथ शिंदे के गुट को। कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से जो पिटीशन डाली गई उस पर सुनवाई होगी। उससे पहले आज हम बात कर रहे हैं क्या हो सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में कई लोग शामिल हैं। मैं सीधे जाना चाहता हूं डीके दुबे साहब के पास, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। दुबे साहब, मुझे बताएं, आपने सारी चर्चा सुनी, बहुत कमियां सुप्रीम चुनाव आयोग के ऑर्डर में बताई जा रही हैं कि बहुत सी चीजों पर गौर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला जाएगा, किन किन पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट नजर देगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई नया विषय नहीं है। एक सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जजमेंट है 1971 का, और उससे पहले सिंबल कोड 1960 एक्ट पास हो चुका था। कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, आपको याद होगा, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ बनी थी। उसमें पूरा डिटेल्ड गाइडलाइंस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है वो सबको बुलाएगा और उसके अतिरिक्त चुने हुए कैंडिडेटों का भी वोट माना जाएगा जो लोग चुन कर आए हैं। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी डिसाइड किया है उसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टी के सेम कैंडिडेट तो ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर होगा ही। अब डिसाइड कैसे हो, तो पीछे से बैकअप जो चुने हुए कैंडिडेट जिसके साथ ज्यादा रहते हैं वो उस समय भी वो यही उनका क्राइटेरिया था। अभी चिराग पासवान वाला मैटर आया था तब उसमें भी यही क्राइटेरिया था। और सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस समय कैसे कर लिया, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के समय पर भी ये हुआ था कि साहब जब एकनाथ शिंदे ने क्लेम किया था तो उस समय इलेक्शन कमीशन को स्टे कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे करने से मना कर दिया था और ये कहा था कि उनका जुरिडिक्शन लगता है, लेटर डिसाइडेड बाय देम देन विल कम टू अस, उसके बाद हमारे पास आइए, पहले उनको डिसाइड कर लेने दीजिए। तो वो जो इलेक्शन कमीशन भी उसमें प्रेजेंट हुआ था और इलेक्शन कमीशन को ये कहा भी था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप पहले इस पर कार्रवाई करिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उस समय भी असमर्थता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपका काम है, आप अब इसको कंटिन्यू रखिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ किया है, मुझे लगता है कि ये विचार अपने को नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, सादिक अली का जजमेंट है 5 जजों की बेंच का, जिसमें पूरा क्राइटेरिया तय किया था 1971 में और उसके आधार पर ही अभी तक चल रहा है। तो अब यहां पर भी बड़ी बहस हो सकती है। अगर सादिक अली का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने या सादिक अली के क्राइटेरिया को फॉलो किया है और उस ऑर्डर पर फिर से प्रश्न लगते हैं तो फिर बड़ी बेंच में जाना चाहिए। अरे तो ये बताइए दुबे साहब, मैं बहुत लोगों को सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इज द सोल अथॉरिटी जो ऐसे मामलों पर निर्णय कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पड़ेगी नहीं। क्या यह बात सच है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि सादिक अली के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कोड 1968 चैलेंज हुआ था, उसी को उन्होंने कहा था कि नहीं ये सोल अथॉरिटी है, ये चेक करेंगे। तो मैं जैसे बता रहा हूं, क्राइटेरिया बताया था उन्होंने। अगर कहीं चैलेंज कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना जजमेंट है उसकी पैरिटीज के साथ बिठाएंगे। अगर कल का जजमेंट जो ऑर्डर किया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाता है और उसके क्राइटेरिया के खिलाफ जाता है तो फिर इन लोगों के पास ग्राउंड है कि वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा आगे। अदरवाइज अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि सादिक अली के जजमेंट के खिलाफ जा रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो इंटरफेरेंस करेंगे भी, क्योंकि सादिक अली में डिटेल्ड गाइडलाइंस उसमें। सापरा साहब के पास जाना चाहते हैं। पहले उनके आवाज जो है बीच में कट गई थी, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, बात अधूरी रह गई थी। जी सापरा साहब, अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। और दूसरा, अभी जो बात चल रही है कि क्या चुनाव आयोग जो है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं, लास्ट अथॉरिटी है इस मामले पर फैसला देने वाली, ये मामला भी कल सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा? निश्चित रूप से जब चर्चा होगी तो जो वकील है शिवसेना के वो इस बात पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं उस चीज पर बता रहा था पहले जब हमारी आवाज कट गई कि हमने कई बार देखा है कि जो एजेंसियां हैं वो इस तरह से नजर आती हैं प्राइमा फेसी के वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। मैंने अनेक सारे उदाहरण भी उस समय में बोले। और जब शिंदे जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की तब भी उनके खिलाफ वो 16 विधायकों के खिलाफ केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अब वो प्रलंबित होते हुए भी, वो निर्णय प्रलंबित होते हुए भी उन्होंने शपथ ली, यानी गवर्नर ने इजाजत दी, तो वो भी कहीं लगा कि ये जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने भी ये जो निर्णय लिया है ये ऐसे नजर आता है कि जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, क्योंकि 16 विधायकों की जो पात्रता है उसका विषय तो अभी भी प्रलंबित है। तो कल को अगर वो विषय उल्टा पड़ता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई उल्टा निर्णय देती है तो फिर जो इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है क्या इसको खारिज किया जाएगा?
क्या इसको पूरी तरह से रिवर्ट किया जाएगा? जो सारी चीजें आज गतिविधियां चल रही हैं, जो आज शिंदे साहब की मीटिंग भी है, शाम को उन्होंने अपने लोगों की मीटिंग बुलाई है एक 5 स्टार होटल में, क्या वो उसमें जो निर्णय होंगे वो भी सारे रिवर्स निर्णय होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसमें खुलेआम नजर आता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी जल्दीबाजी में उन्होंने निर्णय लिए हैं और पहले जो कोश्यारी साहब ने निर्णय लिए वो भी जल्दीबाजी में लिए हैं। जब ये सारा उलटफेर हुआ महाराष्ट्र में और एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा हुआ था। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, शपथ ना हो, नए स्पीकर को शपथ ना दिलाई जाए, नहीं तो फिर बहुत आगे मामला बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दखल देने से इनकार कर दिया था कि जो नेचुरल प्रोसेस है, विधायी जो नेचुरल प्रक्रिया है, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। नहीं, ये भी बात ठीक है। मैं तो संवैधानिक तौर पर बात कर रहा हूं और प्राइमा फेसी बात कर रहा हूं कि इस तरह से नजर आता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन वगैरह ये सारी जो संस्थाएं, ये जो कल का परसों का इलेक्शन कमीशन का निर्णय हुआ तो ये तो निश्चित रूप से जल्दीबाजी में हुआ। तो नजर आता है कि सत्ता आप जल्दीबाजी शब्द इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या दबाव? महाराष्ट्र के अंदर हुआ फैसला दबाव में हुआ है, जल्दबाजी में हुआ है? जी, आपने इस्तेमाल किया शब्द जल्दबाजी, बहुत से लोग कह रहे हैं दबाव में किया है। ये मैंने प्रथम दृष्टया जल्दबाजी और दबाव दोनों की बात मैंने की है और यही बात तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने खुद उद्धव ठाकरे जी की जो स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन को बैन कर देना चाहिए, उसका समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी करा है। तो उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनके प्रवक्ता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बोलिए जफर साहब। कितना सिलेक्टिव अप्रोच है इनका, नहीं कितना सिलेक्टिव अप्रोच है सौरभ भाई। अरे सांसद आपके हमारे नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी भाई, इन्होंने बड़े गंभीरता से ले ली और उनकी दूसरी ट्वीट को इन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई उसमें। अरे भाई वही आपके सोनिया गांधी जी जो अगस्ता वेस्टलैंड केस या फिर और दूसरे केस में वही सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं जो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। बात मत करिए ना, आज का जो ट्वीट है उस पर ऐसा वही कह रहे हैं। अरे भाई वही कह रहे हैं, तो उसमें आज आप मान रहे हैं ना इस बात को कि सुब्रमण्यम स्वामी जी सही कह रहे हैं। यहाँ वहां भागिए मत भाई, जो मैं तो कह रहा सापरा जी, अरे सापरा जी मैं तो कह रहा हूं, उत्तर दीजिए। आपने कहा सुब्रमण्यम स्वामी जी सही कहते हैं, तो नहीं आप कभी क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। एक ट्वीट में आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, दूसरे ट्वीट में आपको जरा सुब्रमण्यम स्वामी पर चर्चा नहीं है ना, वो चर्चा में शामिल है। एक बात लेकिन मैं जफर इस्लाम साहब जरूर आपको कहना चाहता हूं, जब आप उनको राज्यसभा चर्चा में शामिल है ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। सांसद तो उनके ही है ना, भारतीय जनता पार्टी के। सुनिए मैं उसी पर उनको आप छोड़ कैसे सकते? साहब सुनिए, तो बहुत सी मर्तबा ऐसे होता है कि राहुल गांधी जी चर्चा में नहीं होते, लेकिन ये लोग राहुल गांधी जी पर टिप्पणियां करते हैं। खत्म हो गया। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपको ये चेतावनी दी थी कि ये काम मत कीजिए, ये मिसगाइडेड मिसाइल है, कहां कब जाके फटेंगे किसी को नहीं पता, और वो काम वो आजकल आपके लिए कर रहे हैं। जफर साहब देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत विचार जो भी है वो कहने दीजिए। चलिए आप सापरा साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए, आप आनंद दुबे जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं चुनाव को खत्म कर देंगे आप, संजय राउत कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज डेड, 2024 के बाद देश में चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे ये सोचना पड़ेगा। नहीं, ये मुख्यमंत्री रहते तो सब ठीक होता, नहीं तब तो एकदम बम बम थे कि मुख्यमंत्री में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और अभी डेमोक्रेसी भी दिख नहीं रही है, सब जगह इनको अंधेरा दिख रहा है, इसलिए कि पद से हटा दिया गया इनको वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। उन्होंने इनकी जो पॉलिसी को अच्छा नहीं माना, इनकी जो भी जो इनका जो काम करने का ढंग और रूप रचना थी वो लोगों को पसंद नहीं आया, तो उसको हटाया। तो इस पर डेमोक्रेसी कहां से आगे भाई? चलिए ठीक है, एक बार आनंद जी इसका जवाब दें, लोकतंत्र कहां खतरे में आ गया? अच्छा आपने तो खतरा बताया, लेकिन आपके नेता ने तो डेमोक्रेसी को मृत बता दिया। पद से हटा दो तो डेमोक्रेसी। एक बार जरा दुबे जी, जी बोलिए, आनंद दुबे जी। लोकतंत्र वहां खतरे में है सौरभ भाई कि जब अंधेरी का उपचुनाव हो रहा था,
हम अपने प्रचार में लगने जा रहे थे, उस समय चुनाव आयोग के पास शिंदे गुट गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ये चुनाव लड़ेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, आप एक काम करें, इनको अलग चुनाव चिन्ह दें, हमें अलग चुनाव चिन्ह दें, न ये शिवसेना का नाम लगाएं न हम लगाएंगे। वो जानबूझकर, ताकि हमारी पार्टी को कमजोर किया जा सके। और हमने मशाल चुनाव चिन्ह पर जब चुनाव लड़ा, तब मालूम पड़ता है कि शिंदे गुट के तो उम्मीदवार ही नहीं खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी वहां से भाग गया जब देखा कि ये चुनाव हार जाएंगे। तब शक होता है कि ये चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में क्यों है, जब चुनाव आयोग ने कागज पत्र पूरे देखे ही नहीं, बहस हुई ही नहीं। चलिए अब चुनाव पे बात आई है, अब अभी भी उपचुनाव होने हैं। अब आप जो हैं अब मशाल पर चुनाव लड़ेंगे, ये तीर कमान पर चुनाव लड़ेंगे, तो अब फर्क पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन अब यहां पे दुर्भाग्य देखिए डेमोक्रेसी का। पिछले 1 साल से मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव पेंडिंग है। हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव करवाइए, लेकिन ये हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए हुए हैं। हवाला क्या देते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ओबीसी को लेकर। अरे भाई, आपके हाथ में ही तो सत्ता है, आपके हाथ में तो सब कुछ है। यदि आप चुनाव घोषित ही नहीं करेंगे, चुनाव को टालते जाएंगे, तो इनकी प्लानिंग शायद लग रही है कि ये लोकसभा के समय तक खींचेंगे, 2024 तक, जो कि मुंबई करों और महानगर पालिका के लोगों के साथ छल कर रहे हैं। उनके कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, हर जगह इनका दूत बनकर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, जो डायरेक्ट। राहुल जी अगर है चर्चा में तो बताएंगे। और अच्छा ठीक है, समय कम रह गया। राहुल जी जरा जवाब दे दें आपकी और सुधीर जी की बातों का। देखिए, पहली बात तो ये कही गई थी कि आपके पास अब बेस नहीं है, मंच पर कुर्सियों पर बैठने वाले नेता बहुत हैं, कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। और चुनाव में धनुष बाण आपके पास जरूर आ गया, नाम आपके पास जरूर आ गया, लेकिन ठाकरे नाम उन्हीं के पास है, नाम वोट पड़ेगा ठाकरे नाम पर। ये देखिए, मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए। बोलिए। बहुत आनंद दुबे जी और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सूर्यवंशी साहब ने बहुत बातें कही है। एकनाथ शिंदे साहब, ये मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं, ये महाराष्ट्र कहता है एकनाथ शिंदे क्लास लीडर नहीं, एकनाथ शिंदे मास लीडर है। एकनाथ शिंदे एक शाखा प्रमुख थे, सभा में रहता था, एक नगर सेवक थे। आपको याद, मैं बताता हूँ कि थाने, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद थाने जिला ऐसा है कि वहां पे आनंद दिघे साहब रहते, धर्मवीर आनंद दिघे साहब, जो हमारे आज भी हृदय में, हमारे तस्वीर पे, हमारे बैनर पे रहते, हमारे नसों में आनंद दिघे साहब भी है। आनंद दिघे साहब इस थाने जिले में रहते थे। उनके पश्चात दिघे साहब 2001 में छोड़ के गए, उनका निधन हो गया। लोगों ने बहुत ऐसा देखा कि थाने जिले में अभी शिवसेना का भगवा झंडा वो अभी नीचे उतरेगा, सत्ता जाएगी, लेकिन यही एकनाथ शिंदे थे जो आज भी पिछले 20 साल से आज भी 4 घंटे की नींद लेते हैं, लोगों के काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, केरल का फ्लड, इनको मतलब केरल में जो बारिश हुई थी, केरल में जो प्रलय आया था, महाड़, चिपलून, कोल्हापुर, सांगली में जो प्रलय आया था, यही एकनाथ शिंदे साहब थे कि 8-8 दिन उस प्रलय में उतरे थे, पानी में उतरे। चलिए ठीक है राहुल साहब, आप बस आखिर में इतना बता दीजिए, वो आपका कार्यकर्ता, वो शिवसेना का कार्यकर्ता जो आज तक एक आवाज पर सड़क पर उतर आता था, जो ठाकरे, जो कोई भी ठाकरे हो किसी भी पीढ़ी के, उनके मुख से कुछ निकल जाए तो उसको आदेश मानता था, आज वो आपके साथ है? कौन? वो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी एकनाथ शिंदे से साथ के साथ जुटा हुआ है। आज आप वर्षा देखिए, आनंद दुबे जी रात के 2 बजे वर्षा निवास स्थान पे आइए, जो उद्धव ठाकरे जी ने वर्षा बांग्ला के गेट बंद किए थे ना, कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं मिलती थी। आज वर्षा में रात के 2-2 बजे तक काम होते हैं। अरे समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन काफी कुछ जानने को मिला। मैं शुक्रिया करूंगा मेहमानों का जुड़ने के लिए, सैयद जफर इस्लाम जी, आनंद दुबे जी, सापरा साहब, सुधीर सूर्यवंशी जी, दुबे साहब का, राहुल जी आपका। देखिए, जैसा हमारी चर्चा में भी साबित हुआ, अभी 2 जगह परीक्षा देनी पड़ेगी दोनों पार्टियों को, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे को और उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी को। एक है सुप्रीम कोर्ट, अदालत, कानूनी अदालत, जहां कल फैसला होगा। कल जो भी फैसला हो, उसके बाद जाना तो जनता की अदालत नहीं पड़ेगा। अभी 2 असेंबली के बाईपोल होने हैं, कई म्युनिसिपल इलेक्शन होने हैं, बीएमसी का चुनाव होना है, फिर विधानसभा का चुनाव होना है और लोकसभा का चुनाव भी। इन सारी परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण होगा, चाहे उसके पास निशान कुछ भी हो, शिवसेना उसी को माना जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।